नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों अभी हमने ऐतिहासिक काल के प्राचीन काल को खत्म किया है, जिसमें हमने कई सारे राजवंशों को पढ़ा। तो उसी के आधार पर आपके एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है आपको। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो कौन थी आपकी, तो ये कुनिंद राजवंश था। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अमोघभूति किस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो कौन से वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, तो ये था आपके कुनिंद राजवंश का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब दोस्तों पता है आपको कि अमोघभूति के शासनकाल से हमें कई सारी मुद्राएं प्राप्त हुई है, और जो ये अमोघभूति की मुद्रा थी इसमें प्राकृत भाषा में राज्ञः कुनिंदस अमोघभूतिस महाराजस भी अंकित था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कटारमल का सूर्य मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है उत्तराखंड में। तो ये शकों के निवास की पुष्टि करता है दोस्तों। तो कटारमल का सूर्य मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। माना जाता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उससे 200 वर्ष पूर्व इस कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर शकों के द्वारा करवाया गया था। और किसके द्वारा कराया गया था, तो राजा कटारमल के द्वारा करवाया गया था। और कहाँ पर ये पड़ता है, कटारमल अल्मोड़ा में ये पड़ता है। और आज के टाइम पे ये बड़ आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि महाभारत में किसे द्विज कहा गया है। तो महाभारत में किसे द्विज कहा गया है, तो कुनिंद राजवंश को द्विज कहा गया है। और कुनिंदों के राजा सुबाहु का वर्णन भी हमें महाभारत के वन पर्व से मिलता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, कुषाणों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो कुषाणों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कनिष्क था। अब कनिष्क की मुद्राएं हमें उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है, जिसमें मुनिकीरेती हो गया, गोविषाण हो गया, मोरध्वज हो गया और आपका वीरभद्र हो गया। तो यहाँ से कनिष्क की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका जो आपका पड़ता है कालसी में, तो इसका निर्माण करवाया था सीलवर्मन ने। तो सीलवर्मन जो योधेय वंश के गोत्रीय वंश से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए। तो किसने करवाया था, तो सीलवर्मन ने करवाया था। और यहीं पर राजसूय यज्ञ भी संपन्न किया गया था सीलवर्मन के द्वारा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से किस वंश के होने की पुष्टि होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से 6वीं सदी के नाग राजा गणपति नाग का हमें वर्णन मिलता है। तो इससे नाग वंश के होने की हमें उत्तराखंड में पुष्टि मिलती है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपके पास कि नागवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो नागवंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था आपका गणपति नाग। इसके बाद सीधा हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चल जाते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है कि यदुवंश का संस्थापक कौन था। तो यदुवंश का जो संस्थापक था वो था आपका सेनवर्मन। और यदुवंश का अस्तित्व उत्तराखंड में मिटाने का जो श्रेय जाता है वो नागों को जाता है। और कौन से नाग राजा को जाता है, जो सबसे शक्तिशाली था वो कौन है, आपका गणपति नाग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौखरी वंश हर्षकाल से पहले का वंश है, जिसका जो अंतिम राजा था वो ग्रहवर्मा था। और इसकी बहन राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी, तो हर्षवर्धन के साथ हुई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ग्रहवर्मा की हत्या होने के बाद यहाँ पर किसका शासन हो गया था, तो हर्ष के अधिकार क्षेत्र में यह पूरा भूभाग आ गया था, जो उस समय जाना जाता था कन्याकुब्ज के नाम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्याकुब्ज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है दोस्तों वो पौरव राजवंश से है। और तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में की गई थी। और ये कहां से खोजा गया था, तो ये अल्मोड़ा से खोजा गया था। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहकर संबोधित किया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो वेनसांग ने हरिद्वार को मोयूलो कहकर संबोधित किया। और गंगा को महाभद्रा, काशीपुर को गोविषाण और उत्तराखंड को ब्रह्मपुर या पोलीहीमोपुलो कहकर संबोधित किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था। तो उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है दोस्तों वो है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसकी स्थापना की गई थी बसंत देव के द्वारा 700 ईस्वी के लगभग में। तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि अशांति देव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो दोस्तों अशांति देव वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका वीरमदेव। अब दोस्तों कल के वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि अशांति देव वंश का जो अंतिम शासक था ये था आपका ब्रहादेव या फिर वीरमदेव। तो वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो अगर आपने उसको ब्रहादेव लिखा है तो आप उसको क्या कर लेंगे, ब्रह्मदेव कर लेंगे। नॉट अ बिग डील। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी वो आपकी क्या थी, संस्कृत थी। और जो लोक भाषा थी वो क्या थी, आपकी पाली थी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बैजनाथ मंदिर जो आपका बागेश्वर में पड़ता है गोमती नदी के किनारे, और इसका निर्माण करवाया था भूदेव ने। तो ललित पुत्र भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था। तो मैंने अभी आपको बताया कि वसंत देव था। 700 ईस्वी के लगभग इसने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना उत्तराखंड के अंदर की थी। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में देह त्याग कब किया था। तो 820 ईस्वी में किया था दोस्तों। उस समय मात्र इनकी आयु 32 वर्ष थी। और मैंने आपको इनसे संबंधित अदर फैक्ट बताए थे कि इनका जन्म कलाड़ी में हुआ था जो आज के केरल में पड़ता है, और उस समय यह क्षेत्र चेर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट मैंने शंकराचार्य जी के बारे में भी बताए, तो डिटेल वीडियो में आप उसे फिर से देख सकते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि सलुड़ादित्य राजवंश का संस्थापक कौन था। तो सलुड़ादित्य राजवंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था आपका इच्छरदेव। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में खंडपति का संबंध था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में खंडपति का संबंध क्या था दोस्तों। तो ये खनिजों और वनों की रक्षा करता था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खनिजों और वनों की रक्षा करने वाले को क्या बोलते थे। तो ये क्या बोलते थे, खंडपति बोलते थे। इसके बाद 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि बागेश्वर ताम्रलेख के अनुसार 1223 ईस्वी में किस नेपाल या फिर दुलु शासक ने कत्यूरी राज पर अधिकार कर लिया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये थे आपके क्रांचल देव। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो दोस्तों डिटेल वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आपका छूट गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं के लिए कार्तिकेयपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों कि पौरव वंश में भूमि कर को वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता। अब दोस्तों पौरव वंश में भूमि कर को कहा जाता था भाग, और भाग को वसूलने वाला क्या था। तो ये था आपका भागिक। इसके अलावा बहुत सारी विधियां भी थी जिसमें खरीवापम हो गई, कल्यावापम हो गई, द्रोणवापम हो गई। इन विधियों का प्रयोग भी क्या किया जाता था, भूमि माप में किया जाता था। इसके बाद 24वां क्वेश्चन, ये भी आपका डिटेल वाली वीडियो में छूट गया है कि उज्जैन का किला कहाँ स्थित है। तो उज्जैन का किला काशीपुर में स्थित है, और किससे संबंधित है। तो कत्यूरी राजवंश से ये संबंधित है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि खरपड़देव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो खरपड़देव वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो आपका कौन था, त्रिभुवन राज था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित प्राप्त अभिलेख की लिपि थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि क्या थी, आपकी कुटिला थी। और कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित हमें 8 ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनकी लिपि क्या है, कुटिला है, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है कि वेनसांग ने काशीपुर को क्या कहकर संबोधित किया। तो मैं पहले बता चुका हूँ, गोविषाण कहकर संबोधित किया। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में बेगार को क्या कहा गया है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में बेगार को क्या कहा गया है, बिष्टि कहा गया है। यहाँ पर बृष्टि लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेंगे। तो बिष्टि कहा गया है। और बिष्टि को कौन वसूलता था, तो ट्रिक याद होगी आपको। तो कौन वसूलता, भट्ट जी वसूलते थे। तो भट्ट नाम का अधिकारी इसको वसूला करता था। इसके बाद 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो कत्यूरी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था आपका ललित सूर्यदेव, क्योंकि ललित सूर्यदेव के टाइम पर ही कत्यूरी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। इसके बाद 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि भूमि माप की खरीवापम कुल्यावापम विधियों का प्रचलन किस वंश में था। तो मैंने अभी आपको बताया कि पौरव वंश में ये था। और दोस्तों अगर यहीं पर लिखा होता कि द्रोणवापम और नालीवापम विधियों का प्रचलन किस वंश में था, तो आपका आंसर क्या हो जाता, कत्यूरी हो जाता। इसके बाद दोस्तों 31वां क्वेश्चन है कि सलुड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो प्रथम शासक कौन था, इच्छरदेव था। तो अंतिम शासक कौन था, सुभिक्षराज देव था। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो ज्योतिर्मठ या फिर जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी, और दूसरी राजधानी इनकी क्या थी, बैजनाथ में थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरुक्त दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि तालेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, और किसके निवास की पुष्टि करता है, तो पौरवों के निवास की पुष्टि करता है। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है कि वेनसांग ने गंगा को क्या कहकर संबोधित किया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि महाभद्रा कहकर संबोधित किया है। 35वां क्वेश्चन, गोपेश्वर त्रिशूल लेख की लिपि है। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख की जो लिपि है दोस्तों वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपसे पूछा जा सकता है। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख से किस जाति के उत्तराखंड में शासन करने के प्रमाण मिलते हैं, तो ये है आपका नाग। और 1191 में जो अशोक चल का आक्रमण हुआ था, तो अशोक चल का विवरण भी हमें किससे मिलता है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलता है। और वहां पर ये रुद्र शिव मंदिर में यह लेख स्थापित किया गया है।
इसके बाद दोस्तों 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के कितने अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्तिकेयपुर राजवंश के 8 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। 37वां क्वेश्चन, अल्मोड़ा प्रकार की कुनिंद मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, तो अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 4 मुद्राएं आज के समय में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके बाद जो 38वां क्वेश्चन है आपका कि प्रथम पौरव शासक था। तो जो दोस्तों तालेश्वर ताम्रपत्र है उसमें आपको 2 शासकों का नाम मिलता है, विष्णुवर्मन और धूतिवर्मन। तो धूतिवर्मन तो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था और जो प्रथम शासक था आपका वो कौन था, आपका विष्णुवर्मन था। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है कि महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के वन पर्व में किसका उल्लेख मिलता है, तो राजा सुबाहु का उल्लेख मिलता है। कुनिंद राजा सुबाहु का उल्लेख यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है कि कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुई, अभी मैंने आपको 4 स्थान बताए थे, तो वो कौन थे, वीरभद्र था, मोरध्वज था, गोविषाण था और मुनिकीरेती था। तो इनमें से आपको कहाँ दिख रहा है, तो मुनिकीरेती, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि यमुना घाटी से यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसको जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो नाग वंश का सबसे प्रतापी शासक था गणपति नाग, इसने अपना सीमा विस्तार किया था और यदुओं का अस्तित्व जौनसार भाबर जो प्रदेश है वहां से मिटाने का काम किया था। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है कि तालेश्वर ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ था, तो 1915 में प्राप्त हुआ था, पौरव वंश से संबंधित है। इसके बाद 43वां क्वेश्चन है कि पौरव वंश में सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो पौरव वंश में सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था, जो कुनिंद राजवंश में कहा जाता था बलाध्यक्ष ही कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों कत्यूरी राज्य में सेना के कितने प्रकार थे। तो कत्यूरी राजवंश में सेना के 4 प्रकार थे, पैदल चलने वाली सेना, अश्वरोही, और दूसरी क्या थी, जो हाथी में चलने वाली सेना, और चौथी क्या थी आपकी, ऊंट में चलने वाली सेना। तो इस तरीके से 4 पार्ट थे आपके कत्यूरी प्रशासन में सेना के। तो दोस्तों यहाँ पर होता है ये मॉक टेस्ट आपका फिनिश। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। और अगर कोई फैक्ट गलत हो गया हो दोस्तों तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर केवल आपको 44 फैक्ट बताए गए हैं, और जो डिटेल वाली वीडियो है उसमें कम से कम 250 से 300 फैक्ट आपको बताए गए हैं। तो आपको पहले डिटेल वाली वीडियो देखनी है और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में केवल मॉक टेस्ट और वन लाइनर के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। जय हिंद, जय भारत।